अच्छा, आज का हमारा जो पेपर है वो है जून 20 पेपर 1 वेरिएंट 2। सही है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था अटेम्प्ट करने का। अच्छा, सबसे पहले एमसीक्यू। इन 2016 20 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। ऑयल क्या होता है? ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स। सही है, सिंपल सी बात। ऑयल इज अ नेचुरल रिसोर्स। और ऑयल कौन सी कैटेगरी में आता है? कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आएगा ऑयल? जल्दी से बताओ। ऑयल कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है? लैंड का पार्ट है। सही है, लैंड का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। एंड 1.6 बिलियन बैरल्स ऑफ नेचुरल गैस, ये भी लैंड का पार्ट है। वर डिस्कवर्ड इन टेक्सास। विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इन द यूएस ड्यू टू दिस डिस्कवरी? क्या आंसर होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका? डी, सिंपल। सही है, पहला एमसीक्यू बहुत आसान था। सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2, द डायग्राम शो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इससे मुझे एक दिया हुआ है। विच ऑफ दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट वाई करेंटली अचीवेबल? सही है, लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ गुड वाई। तो लार्जेस्ट आउटपुट ऑफ अवेलेबल वाई क्या है कि वाई के गुड ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। वाई के गुड क्या होने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब एक सिंपल सी बात है, ये ए जो है ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए मेरे लिए अनअटेनेबल है, और ये जो बी और सी है ये मेरे लिए अटेनेबल है। सही है, और ये वाला तो मेरा इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। सही है, तो इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन में तो मैं ऑपरेट नहीं करूंगा फिलहाल। तो अगर आप सी पे नोटिस करो तो सी पे मेरे वाई कितने? इतने। और बी पे मेरे वाई कितने? इतने। तो इसका मतलब है बेहतर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे वाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। वाई जो है वो मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसने यही बोला है लार्जेस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट वाई। तो बी मेरा आंसर होगा। क्लियर? तो अब तक दो एमसीक्यू बहुत सिंपल थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a student decides to take up a 2 year for which she will earn $10,000। अच्छा, ये जो है ना it's a type of internship। सही है, it's a type of internship। सही है, तो वर्ड से घबराना नहीं, it's a type of internship। तो $10,000 इसको मिलते हैं, एक साल के $10,000। अच्छा, अगर एक साल के $10,000 है तो 2 साल में कितने कमाएगा ये? तो $10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 साल में ये कितने कमाएगा? $20,000। सही है। अच्छा, आफ्टर डेट शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न $25,000 पर ईयर। ये कह रहा है कि 2 साल के बाद जब मैं जॉब पे जाऊंगा ना असल, तो उसको $25,000 एक्सपेक्टेड है। सही है। शी कुड टेक एन अनस्किल्ड जॉब विच पेज 60,000 पर ईयर इंस्टेड ऑफ दिस। सही है, तो अगर ये वाली जॉब इंटर्नशिप के अलावा कोई दूसरी जॉब ले लेती तो इसको कितने पैसे कमाती? 16,000 रुपए। इसका मतलब ये कितने कमाती? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने कमाती? 32। सही है, तो मुझे बताओ इसने इंटर्नशिप को चूज करके कितने पैसे फॉरगो करे? इसने इंटर्नशिप को चूज करके कितने पैसे फॉरगो करे? 12,000 फॉरगो करे, क्योंकि ये 20,000 करेंटली कमा रही है और ये 32,000 कमा सकती थी। तो इसने फॉरगो कितने करे? आप क्या करोगे? आप सिंपली जो है वो 32,000 को माइनस कर दोगे 20,000 से, तो आपके पास आ जाएगा कि इसने कितने जो है वो फॉरगो करे। कितने फॉरगो करे? 12,000। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द 2 years ऑफ कंप्लीटिंग द इंटर्नशिप? क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? 12,000। अगर ये इंटर्नशिप नहीं करती तो ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेती। इसने 12,000 रुपए फॉरगो करें। सही है। अच्छा, नंबर 4, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस चॉइसेस इन वेरियस सिचुएशंस। अच्छा, एक सिंपल सी बात, जब भी आपके सामने माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट करता है इंडिविजुअल। अब इट कैन बी इंडिविजुअल फर्म, इट कैन बी एन इंडिविजुअल ह्यूमन। सही है, तो कुछ भी हो सकता है ये। अगर मैं बात करता हूँ मैक्रो की, तो मैक्रो क्या देखता है? मैक्रो पूरी इकोनॉमी को देखता है, एक साथ, सबको एक साथ देखता है, एग्रीगेट करके देखता है। अच्छा, तो विच एरिया ऑफ इकोनॉमिक स्टडी डज नॉट। अब देखो, एक बहुत नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, इसने देखो बोल्ड से लिखा हुआ है, बोल्ड से इसने बोला हुआ है कि कौन सी चीज जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो मुझे बताओ, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ अ फर्म इंडिविजुअल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेजेस फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इंडिविजुअल को टारगेट कर रहा है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी इकोनॉमी को साथ देखा जाता है, तो इसका मतलब है ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो सी विल बी द राइट आंसर। सही है, समझ आ गया तो मसला? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर तो ये थे मेरे इस पेज के 4 एमसीक्यू। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एलिजिबल जो अब रह गया ना वो मैं एंड में क्वेरी ले लूंगा। सही है,
मैं एंड में वापस प्रॉब्लम सुनूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर? अच्छा भाई, मार्केट फेलियर की कॉजेज क्या क्या होते हैं, एक एक करके बताओ। सबसे पहला कॉज होता है इसका पब्लिक गुड, क्योंकि पब्लिक गुड में कौन सा इशू आता है? फ्री राइडर प्रॉब्लम। क्योंकि जो है हम लोग फ्री राइड करते हैं, अपन जो है वो पैसे नहीं देते इसके लिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह के लिए, डिफेंस के लिए, तो कोई प्राइवेट प्रोड्यूसर इसको बनाता नहीं है। दूसरा मेरा मार्केट फेलियर होता है मेरिट गुड। मेरिट गुड में क्या मार्केट फेलियर होता है? लैक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन फेलियर। सही है, इंफॉर्मेशन फेलियर, इम्परफेक्शन। डीमेरिट गुड का मेरा मार्केट फेलियर का कॉज होता है। सही है, यहाँ पर भी यही मसला है, इंफॉर्मेशन फेलियर। और एक मेरा आखिरी कॉज होता है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या मसला है? मोनोपोली में जो फर्म्स है ना वो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। मोनोपोली फर्म्स में एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। और मोनोपोली क्या करता है? मोनोपोली जानबूझ के जो है वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करता है, और सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके वो जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मार्केट में जो है वो प्राइसेस बढ़ जाती हैं और वो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। सही है, तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मार्केट फेलियर? मेनी फर्म्स इज नॉट अ मार्केट फेलियर। Monopoly is a market failure, cause of market failure. Profit maximization is not a cause of market failure. And specialization तो अच्छी चीज होती है, तो ये भी market failure का cause नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको मोनोपोली का डायग्राम भी याद हो तो मैं एक रफ स्केच बना देता हूँ। इन इलास्टिक डिमांड कर्व बनाते हैं और सप्लाई को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो प्राइस हमारी ज्यादा से बढ़ती है, याद है ये चीज, क्वांटिटी कम से गिरती है। सही है, तो ये भी सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, the diagram shows the supply curve for an individual grower of tomatoes and the total market supply of tomatoes. अच्छा, तो ये एक सिंपल सा सवाल है। अगर मैं एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करता हूँ तो देखो ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे लेट से मैंने एक ये सप्लाई कर्व बनाया हुआ है, लेट से मैंने एक ये सप्लाई कर्व बनाया हुआ है, और लेट से मैंने एक ये सप्लाई कर्व बनाया हुआ है। सही है, 3 मैंने सप्लाई कर्व बनाए हैं। ये सप्लाई कर्व पर्सन ए का है, ये सप्लाई कर्व पर्सन बी का है, और ये मेरी मार्केट है। सही है, लेट से मैं कहता हूँ कि पर्सन ए जो है वो 5 क्वांटिटी सप्लाइड है उसकी। सही है, पर्सन ए की 5 क्वांटिटी सप्लाइड है। पर्सन बी की लेट से मैं कहता हूँ इसकी भी 5 है। तो इन दोनों को मिला के मार्केट की कितनी होगी सप्लाई? इन दोनों को मिला के मार्केट सप्लाई कितनी होगी? 10। यस, तो मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई इज द हॉरिजॉन्टल, मार्केट सप्लाई इज द हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन। हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना, हॉरिजॉन्टली ऐड करना of individual supply curves, horizontal aggregation of individual supply curves। क्लियर है ये चीज? तो मैंने क्या करा, मैंने हॉरिजॉन्टली जो है वो इन दोनों को ऐड करा और मेरे पास मार्केट की सप्लाई आ गई। क्लियर? अच्छा, एक और लॉजिक, एक और सिंपल सी लॉजिक। लेट से मैंने यहाँ पर जो है एक सप्लाई कर्व बनाया हुआ है। सही है, अब हमने एक चीज जो है वो बचपन से रट्टा मारी हुई है। क्या चीज रट्टा मारी हुई है? अच्छा, मैं वापस बता देता हूँ। ये भाई मेरे पास एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ये बना हुआ है, इसकी क्वांटिटी सप्लाइड 5 है। एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ये बना हुआ है, इसकी क्वांटिटी सप्लाइड 5 है। और एक मार्केट का सप्लाई कर्व बना हुआ है, तो इसकी मेरे पास क्वांटिटी सप्लाइड कैसे आई? मैं इंडिविजुअल्स की सप्लाई को ऐड करूंगा तो मेरे पास मार्केट की आ जाएगी। तो मार्केट सप्लाई कैसे आती है? हॉरिजॉन्टल एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। सही है। अच्छा, एक चीज हमने बचपन से रट्टा मारी हुई, हम एक सप्लाई कर्व बना देते हैं और हम बोलते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। तो हमने ये रट्टा मारा हुआ है कि इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो कि लॉ ऑफ सप्लाई, इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है जो कि सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई। इस लॉ ऑफ सप्लाई की रीजन क्या होती है? मतलब हम क्यों ये बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे, हम क्यों ये बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ती है? ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन क्या है? इसकी 2 रीजन होती हैं। इसकी 2 रीजन होती हैं। इसकी सबसे पहली रीजन होती है प्रॉफिट मोटिव, इसकी सबसे पहली रीजन होती है प्रॉफिट मोटिव, और इसकी दूसरी रीजन होती है एडिशनल कॉस्ट। इसकी दूसरी रीजन क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट। पहली रीजन क्या है? प्रॉफिट मोटिव। दूसरी रीजन क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट। मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। यहां तक सारे साथ हैं? यहां तक सारे साथ हैं? मैं सप्लाई ग्राफ की अपवर्ड स्लोपिंग की रीजन बता रहा हूँ। अच्छा, प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है, जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो हम लोग क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ाते हैं? जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो हम क्वांटिटी सप्लाइड क्यों बढ़ाते हैं? हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होता है। हमें ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा होता है। हमें ये होता है कि यार अगर हमें गुड का प्राइस, अगर एक गुड महंगा हो गया है तो हम उसको महंगे में बेचेंगे, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो प्राइस के बढ़ने से हम क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्लियर है कि प्राइस के बढ़ने से हम क्वांटिटी सप्लाइड को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट दिख रहा होता है। क्लियर? अच्छा, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल होता है कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। अच्छा, अब इसको उल्टा देखो। पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने प्राइस को बढ़ा के क्वांटिटी को देखा। पहले मैंने यही करा,
मैंने प्राइस को बढ़ा के क्वांटिटी को देखा। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, अगर मैंने क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा दिया तो क्या मेरी कॉस्ट बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, ज्यादा यूनिट्स बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट बढ़ेगी ना। ये चीज समझ आई? अगर मैं एडिशनल यूनिट बनाऊंगा तो मेरी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ या ना? लेट्स से मैं 5 यूनिट बना रहा हूँ, मैं 5 यूनिट के बदले अभी 6 यूनिट बनाऊंगा तो मुझे 6 यूनिट की कॉस्ट देनी पड़ेगी ना, तो मेरी एडिशनल कॉस्ट बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर एडिशनल कॉस्ट आपकी बढ़ती है तो आप क्या करोगे? अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे? अगर आपने क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाई, आपकी एडिशनल कॉस्ट बढ़ गई, तो आप अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे? प्राइस को बढ़ाओगे। तो बन गया ना लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बन गया ना, प्राइस भी बढ़ी, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी। समझ आई ये चीज समझ आई? अच्छा, तो अभी ऑप्शन देखो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं, सप्लाई कर्व को बनाते हुए असम्पशन होती है हम एडिशनल कॉस्ट देख रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये लार्ज फर्म है कि स्मॉल फर्म है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सप्लाई कर्व बनाते हुए ये चीजें कांस्टेंट अज्यूम करते हैं हमेशा। सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर आइडेंटिफाई करो उसका। कह रहा है व्हाट एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी ऑफ द टू कर्व्स। ये दोनों सप्लाई कर्व हैं, तो दोनों की लॉजिक सेम होगी। ये दोनों सप्लाई कर्व हैं, दोनों की लॉजिक सेम होगी। रीजन क्या है? एक रीजन आपका होता है प्रॉफिट मोटिव, एक रीजन आपका होता है एडिशनल कॉस्ट का। तो इन ऑप्शन में मेरे को कौन सा रीजन दिया हुआ है? एज कॉस्ट राइज ग्रोवर्स नीड टू गेट अ हायर प्राइस टू इंक्रीज आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट बढ़ेगी तो आप अपनी प्राइस को बढ़ाओगे क्योंकि आपको प्रॉफिट को मेंटेन करना है। तो ए आंसर होगा। सही है। एट लोअर प्राइसेस ईच ग्रोवर सप्लाई मोर टोमेटोज। बिल्कुल गलत, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई के खिलाफ जा रहा है। ऑप्शन बी तो लॉ ऑफ सप्लाई के खिलाफ जा रहा है, बोल रहा है प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता। द प्रॉफिटेबिलिटी पर यूनिट इज द सेम फॉर ऑल ग्रोवर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। गलत, जब आप ज्यादा यूनिट्स बेचते हो, ज्यादा प्राइस चार्ज करते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। सप्लाई इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस। ये बात सही है, ऑप्शन डी की स्टेटमेंट सही है, पर ये मेरे सवाल से मैच नहीं कर रही। मुझसे सवाल में इससे पूछा हुआ है कि ये सप्लाई कर्व बनाया हुआ है हमने, इसकी आप रीजन बता दो, तो ये इससे मैच नहीं कर रहा है। सही है, इसका इस सवाल से कोई लिंक नहीं है, नो लिंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज बाय 5% एंड द क्वांटिटी डिमांड फेल बाय 4%। तो ये सिंपली क्या हो रहा है? यस, इट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर फैक्टर्स। तो ये सिंपली क्या हो रहा है? ये सिंपली मेरा लॉ ऑफ डिमांड है। सही है, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। सही है, सही है। तो जी साहब, बिल्कुल सही है। द प्राइस ऑफ ब्रेड इज रोज बाय 5% एंड द क्वांटिटी डिमांड इज फेल बाय 4%। सही है। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता था? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सही है। अच्छा, तो मेरी प्राइसेस जो है वो 5% से बढ़ी है तो +5%, और क्वांटिटी मेरी 4% से गिरी है तो -4%। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? नहीं, उल्टा लगा दिया फॉर्मूला आपने, फॉर्मूला उल्टा लगा दिया भाई आपने। यस, -0.8। सही है, -0.8। अच्छा, ये आंसर हमेशा माइनस में क्यों आता है? ये आंसर हमेशा माइनस में इसलिए आता है क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। सही है, तो इस माइनस को साइन को अपन क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल एमसीक्यू था। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिखा है? क्योंकि प्राइस यहाँ पर बढ़ी है, प्राइस बढ़ेगी तो +5%, और यहाँ पर क्वांटिटी गिरी है तो -4%। सही है, सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सऊदी अरेबिया स्पेशलाइजेस, सही है, स्पेशलाइजेस इन ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग। स्पेशलाइजेशन कर रहा है। सही। दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है? मशीन्स की यूसेज जो है वो यहाँ पर ज्यादा होती है और लेबर की यूसेज जो है वो यहाँ पर कम होती है। सही है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब ये होता है विथ हाईली स्किल्ड लेबर। सही है, जो लेबर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लेबर नहीं होते, जो लेबर है वो भी हाईली स्किल्ड है। सही है। व्हाट माइट बी अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन? इस स्पेशलाइजेशन का नुकसान क्या है? सही है। अपना
कंपनीज हैव इंक्रीज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट एज ईच वर्कर नीड्स मेनी डिफरेंट स्किल्स। मुझे एक बात बताओ, स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? स्पेशलाइजेशन में वर्कर जो है वो रेपिडेटली एक ही काम कर रहा होता है। अगर वो एक ही काम कर रहा होता है तो क्या उसको डिफरेंट स्किल्स की जरूरत है? क्या उसको डिफरेंट स्किल की जरूरत है? नहीं है। तो नीड्स मैनी डिफरेंट स्किल गलत है, सही है। नो नीड फॉर डिफरेंट स्किल्स, सही है। तो इसको हटा दो, ये डिसएडवांटेज नहीं है मेरा, ये तो एडवांटेज हुआ काइंड ऑफ, सही है। ट्रेनिंग मुझे नहीं देनी पड़ेगी, मुझे ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। कंपनीज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। भाई स्पेशलाइजेशन से तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वर्कर जो है वो बार बार एक ही काम कर रहा होता है। जब वो बार बार एक ही काम कर रहा होता है तो उसका आउटपुट तेजी से बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेरी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो एक स्पेशलाइजेशन में कम होती है। क्लियर है ये चीज़? ऑप्शन नंबर सी, resource allocation is not efficient because a narrow range of product is being produced। भाई रिसोर्स एलोकेशन का यहाँ पर लेना देना नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन का यहाँ पर लेना देना नहीं है, सवाल मार्केट फेलियर का नहीं है, सही है। मार्केट फेलियर का सवाल होता है ना, फिर रिसोर्स एलोकेशन का हम देखते हैं। एलोकेशन की बात मार्केट फेलियर में होती है, तो ये फालतू चीज है। वर्कर्स में फेस अ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर बार बार एक ही काम करोगे तो आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। जब भी आप याद करना, हमेशा याद रखना, जब भी आप स्पेशलाइजेशन करते हो, जब भी आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो इससे होता ये है कि आपकी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है कि जब वर्कर जो है ना वो बहुत तरह के काम कर सकता है, फ्लेक्सिबल होता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब फ्लेक्सिबल होना। अगर आप बार बार एक ही काम करोगे तो सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हो, इसका मतलब है आप ऑक्यूपेशनली इमोबाइल हो। आप ऑक्यूपेशनली क्या हो? इमोबाइल हो, सही है। आप जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं हो, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी, जो कि ये डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। ऑप्शन बी का मतलब ये है कि एफ इंक्रीज नहीं, मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है स्पेशलाइजेशन में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सही है। क्योंकि आप आउटपुट अपना ज्यादा बनाते हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वुड मोस्ट लाइकली, सही है, व्हाट वुड मोस्ट लाइकली कॉज अ पर्सन टू इंक्रीज देयर सेविंग। सिंपल कह रहा है कि एक बंदा जो है अपनी सेविंग्स कब बढ़ाएगा, पैसा सेव कब करेगा वो ज्यादा, सही है। अच्छा, अ डिसीजन टू प्लान फॉर रिटायरमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब एक बंदा रिटायर हो रहा है, जब एक बंदा रिटायर हो रहा है, जब वो रिटायर होने वाला होगा तो उसको अपने फ्यूचर की टेंशन होगी। उसको टेंशन होगी कि यार जब मेरी इनकम रुक जाएगी तो मैं क्या करूंगा, सही है। अब हमें पेंशन वगैरह का नहीं पता, जो रिटायर्ड लोग होते हैं ना वो पैसा बहुत सेफ अपने पास करना रखते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया ना कि आप रिटायरमेंट आप लेने वाले हो, तो आप अपनी पैसों की सेविंग को बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको टेंशन होती है कि रिटायरमेंट के बाद मैं खर्चे कैसे चलाऊंगा अपने। तो इससे आपकी सेविंग बढ़ेगी, तो आपका आंसर ए ही होगा। हम फिर भी बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। अब फॉल इन इनकम, भाई अगर आपकी इनकम गिरेगी तो आप सेविंग कैसे बढ़ाओगे? आपकी सेविंग्स गिरेंगी, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचेगा, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं बचेगा, आप सेव कैसे करोगे, सही है। अब फॉल इन इंटरेस्ट रेट, भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा इसका मतलब है बैंक आपको सेविंग पे रिटर्न कम दे रही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इसका मतलब है बैंक आपको सेविंग पे रिटर्न कम दे रही है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप अपनी सेविंग को गिराओगे और अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दोगे, सही है, आप अपनी कंजम्पशन को बढ़ा दोगे। अ रिडक्शन इन टैक्स फ्री सेविंग स्कीम। अच्छा, बाहर मुल्कों में जब आप अपना पैसा सेव करते हो ना, सेविंग पे भी टैक्स होता है, सेविंग पे भी टैक्स होता है। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि $10,000 की सेविंग पे, लेट्स से $10,000 की सेविंग पे मुझे टैक्स देना है 10% का, सही है। $10,000 की सेविंग पे मुझे टैक्स देना है 10% का। अच्छा, अगर मैंने सही है, अच्छा लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी गवर्नमेंट ने बोला है कि $5,000 की सेविंग तक आप कोई टैक्स नहीं दोगे। अगर मेरी गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि 5,000 की सेविंग तक आप कोई टैक्स नहीं दोगे, सही है, तो इसका मतलब ये कि लोग जो है वो सेविंग ज़्यादा करेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर हम 5,000 तक सेव करेंगे तो हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये जो है ये ऑप्शन अब खत्म कर दिया है, ये ऑप्शन अब खत्म कर दिया है, अब $5,000 की सेविंग पे जो है ना आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। आपका जो टैक्स फ्री सेविंग स्कीम है ना वो कितना है? वो खाली 2,000 है। तो इससे आपकी सेविंग कम होगी। पहले लोग जो हैं वो 5,000 सेव कर रहे थे। क्यों सेव कर रहे थे? क्योंकि उनको इस पे टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। अब इनको टैक्स देना पड़ रहा है 5,000 पे, और अब गवर्नमेंट ने बोला है कि $2,000 तक आपको टैक्स नहीं देना। तो इसकी वजह से आपकी सेविंग कम होगी, क्योंकि पहले आप 5,000 सेव कर रहे थे, अब आप 2,000 सेव करोगे।
तो अगर आपका रिडक्शन इन टैक्स फ्री सेविंग स्कीम होगा तो इससे आपकी जो है वो सेविंग क्या होगी, कम होगी। सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। आपका सिर्फ ऑप्शन ए में जो है, सिर्फ ऑप्शन ए में आपकी सेविंग बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज? लास्ट ऑप्शन इज बेसिकली टैक्स फ्री सेविंग। देखो टैक्स फ्री सेविंग ये होता है कि एक सर्टेन लिमिट की सेविंग तक आपको टैक्स ही देना होता है। अगर वो लिमिट अब मैं कम कर दूंगा ना तो लोग कम पैसा सेव करेंगे, सिंपल मतलब ये है इसका। एक सर्टेन लिमिट तक टैक्स नहीं देना होता सेविंग पे, अगर मैं उसको कम कर दूंगा उस लिमिट को तो लोग पैसा भी कम सेव करेंगे। सही है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, द ग्राफ शोज वुमेन्स एजेस, द ग्राफ शोज वुमेन्स वेजेस एज अ परसेंटेज ऑफ मेन्स वेजेस इन ईयर 1 एंड ईयर 2। इसलिए मुझे वुमेन की वेजेस दी हुई हैं एज अ परसेंटेज ऑफ मेल्स वेजेस। सही है, तो बेसिकली इसने क्या करा हुआ है, वुमेन की वेज डिवाइडेड बाय मेल की वेज मल्टीप्लाइड बाय 100। बेसिकली इसने ये करा हुआ है। सही है, बेसिकली इसने ये करा हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कि वुमेन की वेज बढ़ रही है, अगर मैं कहता हूँ कि वुमेन की वेज बढ़ रही है तो क्या ये ओवरऑल रेशो बढ़ जाएगा? सिंपल सा सवाल है। अगर मेरा न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो क्या ये ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा? सिंपल मैथ का सवाल है, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि वुमेन की वेजेस बढ़ रही हैं, सिंपल सी बात। और अगर ये कम हो जाएगा तो ओवरऑल रेशो कम हो जाएगा। सही है, तो हमें मेन फोकस किस पे करना है, वुमेन की वेजेस पे फोकस करना है। सही है। अच्छा तो देखो टेबल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे इससे परसेंटेज दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है बेसिकली। यहाँ पर इससे मुझे परसेंटेज दी हुई है, यहाँ पर इससे मुझे एज दी हुई है। सही है। अच्छा आप नोटिस करो, यंग एज, अच्छा ईयर 1 ये है और ईयर 2 ये है। सही है, तो ईयर 1 का ग्राफ इस तरह का है, ईयर 2 का ग्राफ इस तरह का है। सही है। अच्छा एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यंगर वुमेन अर्न मोर देन ओल्डर वुमेन। क्या आप ये इस ग्राफ को देख के बता सकते हो जो इसने बोला हुआ है? क्या इसने मुझे अर्निंग दी हुई है? इसने तो मुझे परसेंटेज दिया हुआ है। क्या ये बताना पॉसिबल है? क्या नंबर बताना पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इसने मुझे डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है, मैं नंबर में आंसर नहीं दे सकता। क्योंकि इसने सिंपली ये बोल दिया कि जो यंगर वुमेन है वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं ओल्डर वुमेन से। हमें दोनों की इनकम ही नहीं पता, हमें दोनों की इनकम पता ही नहीं, हमें तो इससे परसेंटेज दी हुई है, तो आप ये नहीं बता सकते। सही है। अच्छा फिर वुमेन्स एज रिमेन अबाउट द सेम बिटवीन एजेस ऑफ 40 एंड 50। वापस इससे नंबर की बात करी, इसने बोला कि वुमेन की वेजेस जो है वो सेम है। भाई हमें नंबर नहीं पता, हम नहीं बता सकते। अगेन हमें इससे परसेंटेज दी हुई है। फिर इन ईयर 2 ऑल वुमेन वर अर्निंग मोर देन मेन। अगेन वही बात, नंबर की बात है। इसलिए मुझे वेजेस नहीं बताई हुई, तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि जो वुमेन है वो मैन से ज़्यादा वेजेस कमा रही हैं। अगेन इसने मुझे डेटा परसेंटेज पे दिया हुआ है, तो ये बताना पॉसिबल नहीं है। सही है, तो जब तक आपको डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है ना तो आप नंबर वाले ऑप्शन चूज नहीं करोगे। अच्छा लास्ट ऑप्शन, वुमेन इन ईयर 2, अब ईयर 2 पे नजर रखना खाली, वर अर्निंग अ हायर परसेंटेज ऑफ मेन्स वेजेस देन ईयर 1। क्या ये सच है? अगर आप नोटिस करो ईयर 2 में हमारा परसेंटेज थ्रू आउट द टाइम ऊपर था, परसेंटेज थ्रू आउट द टाइम ऊपर था, और ईयर 1 में परसेंटेज थ्रू आउट द टाइम देखो इससे नीचे है। तो ये सही कह रहा है, ये कह रहा है कि वुमेन वर अर्निंग अ हायर परसेंटेज, देखो इसने मुझे परसेंटेज भी दे दिया, ऑफ मेन वेजेस इन ईयर 1। क्योंकि आप देखो ये परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसका परसेंटेज 80 से शुरू हो रहा है, इसका 75 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है ईयर 2 में वुमेन की जो वेज थी वो एज अ परसेंटेज ऑफ मेन जो है वो हाई थी ईयर 1 के मुकाबले में। तो इसका मतलब है आपका आंसर होगा डी। क्लियर? सही है। तो ये इस तरह के एमसीक्यू जो है ना वो सबसे पहले तो ये डिटेक्ट करा करो कि क्या नंबर वाले ऑप्शन दिए हैं उनको काट दो। सही है, ये तरीका होता है। अच्छा अच्छा भाई, लोगों की इनकम कम हो रही है, पीपल इनकम डिक्रीजेस। सही है, पीपल्स इनकम डिक्रीजेस, तो लोगों की जो इनकम है वो कम हो रही है। अब लोगों की अगर इनकम कम हो रही है तो ये मुझसे पूछ रहा है हाउ इज द प्रोपोर्शन स्पेंट ऑन फूड एंड लेजर लाइकली टू चेंज। मुझे एक बात बताओ, प्रपोर्शन ऑफ इनकम बोले, हाँ प्रपोर्शन ऑफ इनकम। सही है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम। अच्छा सिंपल सा सवाल है, मैं पहले फूड पे लेट से खर्चा करता था। सही है, अगर मेरी अब इनकम कम होगी, लेट से मेरी इनकम थी 1 लाख, मेरी इनकम थी 1 लाख, मैं 1 लाख में से लेट से 10,000 रुपये, मैं 1 लाख में से 10,000 रुपये जो है वो खर्चा करता था फूड के ऊपर। सही है, मैं 1 लाख रुपए खर्चा करता था फूड के ऊपर। तो इसको इस तरह देख लेते हैं, मेरी 1 लाख की इनकम है,
मेरी इनकम 1 लाख है और मेरा खर्चा कितना था फूड के ऊपर 10,000 का, तो ये कितना परसेंटेज आया, ये परसेंटेज कितना आया, मेरा फूड का प्रोपोर्शन कितना है 10%, तो मेरी इनकम में से मैं कितना खर्चा फूड पे कर रहा हूँ 10% पे। अच्छा मेरा फूड पे खर्चा जो है वो अभी भी 10,000 है, मेरा फूड पे खर्चा अभी भी 10,000 है, पर मेरी इनकम जो है अब हाफ हो गई है 50,000, तो अब कितना मेरा फूड पे जा रहा है 20%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपका जो खर्चा फूड पे खर्च हो रहा है उसका प्रोपोर्शन अब इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये समझ आया? फूड पे जो आपका खर्चा है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई और फूड के खर्चे को आप चेंज नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी को आप कम थोड़ी कर सकते हो। सही है। अच्छा जहाँ तक बात है लेजर की, सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप अपने फारिग टाइम में चीज़ें कम करोगे, फारिग टाइम में चीज़ें कम करोगे क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, तो आप डिक्रीज कर दोगे। सही है। तो जब आप डिक्रीज करोगे तो आंसर आपका क्या होगा? सी। सही है। तो मैंने सबसे पहले इंक्रीज ढूंढा, फिर ये दो मेरे डिक्रीज थे, तो मेरा आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि दोनों मैच कर रहे हैं यहाँ। सही है। समझ आ गया ये? क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, the table shows total fixed and total variable cost at different levels of output for a firm। सही है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। व्हाट हैपेंस एज आउटपुट राइजेस, कह रहा है आउटपुट के बढ़ने से, कह रहा है आउटपुट के बढ़ने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। सही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सही है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करके निकाल लो, यहाँ पर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करके निकाल लो। तो मुझे बताओ पहले 100 के आउटपुट में मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? क्या करोगे? 1000 को डिवाइड बाय 100 करोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो पहले मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 10। पहले मेरी 10 आ रही है। सही है। 1000 डिवाइड बाय 100 10। दूसरे पे कितनी आ रही है? 5। तीसरे पे कितनी आएगी? तीसरे पे कितनी आएगी? 300 पे। 300 पे कितनी? सही है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर रहा हूँ यूनिट से। सही है। तीसरे पे बता दो कोई। 3 है। 3। और इस पे कितनी आ रही है? 400 पे। 400 पे कितनी आ रही है? कैलकुलेटर हाथ में रखो। 2.5। अच्छा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? पहले यूनिट पे तो 10 ही होगी, दूसरी यूनिट पे कितनी होगी? 3 लिखा है मैंने, 33 का लिखा है। सही है। अच्छा 200 आउटपुट पे क्या होगी मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? 7.5। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ना, तो 1500 डिवाइडेड बाय 200, फिर क्या होगा? फिर मेरा 3 होगा। नहीं फिर 3 नहीं हो सकता भाई, 2000 डिवाइड बाय 300 6.6 होगा। यस। और 400 पे कितना है? 400 पे 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 25। 6.25। यस। तो क्या हो रहा है बताओ देख के, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी थ्रू आउट द टाइम क्या हो रही है? क्या हो रहा है बताओ? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थ्रू आउट द टाइम गिर रही है, एवरेज फिक्स कॉस्ट थ्रू आउट द टाइम गिर रही है, दोनों थ्रू आउट द टाइम गिर रहे हैं, दोनों लेस हो रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल हो रही है, तो ये आंसर होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट राइज नहीं हो रही, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट भी नहीं है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज भी नहीं हो रही, फॉल हो रही है। सही है। ये फॉल हो रहा है, तो ये आंसर होगा सिंपल। सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू अ फर्म प्रोड्यूसिंग शूज। सही है। शूज का डेटा दिया हुआ है। एट विच लेवल ऑफ आउटपुट डज द फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो इसने मुझे आउटपुट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। सही है। और डिफरेंस जो है ना आपका, पॉजिटिव डिफरेंस हाईएस्ट होना चाहिए। सही है। आपका पॉजिटिव डिफरेंस जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए। योर पॉजिटिव डिफरेंस शुड बी हाईएस्ट। सही है। तो पॉजिटिव डिफरेंस हाईएस्ट किधर आ रहा है? रेवेन्यू और कॉस्ट में। रेवेन्यू और कॉस्ट में पॉजिटिव डिफरेंस हाईएस्ट कब आ रहा है? निकाल के बताओ। यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर +300 आ रहा है,
यहाँ पर आपका प्लस 400 आ रहा है, यहाँ पर आपका प्लस 300 आ रहा है, यहाँ पर आपका प्लस 200 आ रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज का हो रहा है डी के ऊपर हो रहा है। सही है, क्लियर? आसान था ये, बहुत हल्का एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 14, which statement proves there has been an increase in productivity for a factory making tractors? फैक्ट्री मेकिंग ट्रैक्टर्स प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। सही है, आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी कि आपका आउटपुट जो है वो लेबर से ज्यादा तेजी से बढ़े। सही है, आपका आउटपुट जो है वो लेबर से ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा। सिंपल मैथ है। अगर आपका न्यूमरेटर ज्यादा से बढ़ेगा और डिनोमिनेटर कम से बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। सही है, तो मुझे बताओ 10% मोर वर्कर्स रिजल्ट इन अ 10% इंक्रीज इन ट्रैक्टर्स प्रोड्यूस ईच वीक। पहले ऑप्शन में ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10% से आउटपुट बढ़ा है और 10% से मेरा लेबर बढ़ा है। तो क्या प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम अमाउंट से बढ़े हैं, तो क्या मेरे रेशियो पे कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आउटपुट पर वर्कर इंक्रीजेस फ्रॉम 3 ट्रैक्टर्स टू 4 ट्रैक्टर्स। क्या ये आंसर हो सकता है? प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, आउटपुट पर वर्कर बढ़ रहा है। तो ये क्या होता है? इस रेशो का मतलब क्या है? इस रेशो का मतलब यही है, आउटपुट पर वर्कर। तो पहले आपका एक लेबर 3 ट्रैक्टर बनाता था, अब आपका एक लेबर 4 ट्रैक्टर बना रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है वो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज मोर वर्कर्स आर हायर्ड। इससे मेरी प्रोडक्टिविटी का लिंक नहीं है, इससे मेरी प्रोडक्टिविटी का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये मुझसे टोटल बात कर रहा है। टोटल हमें पर वो देखना है, पर लेबर। Starting a night shift leads to an increase in production of 10 tractors per day. Again, टोटल की बात कर रहा है। प्रोडक्टिविटी की इसने यहाँ पर बात ही नहीं करी है, टोटल की बात कर रहा है ये। समझ आया? समझ आया? सही है। क्वेश्चन नंबर 15। सही है, क्वेश्चन नंबर 15। When do economies of scale take place? सही है, when do economies of scale take place? Economies of scale क्या होते हैं? जब आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती है, जब आपकी एवरेज कॉस्ट गिरती है। अच्छा, इसकी सिंपल सी बात ये है, अपने देखो थोड़ी सी नई चीज़ें बता रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा था, कुछ नई चीज़ें सीखोगे। अच्छा, अगर आप अपने सारे फैक्टर ऑफ लेट्स से मैं कहता हूँ, अगर आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं, आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स हैं और आपका सिर्फ लेबर वेरिएबल है। अगर आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हैं और आपका सिर्फ वेरिएबल फैक्टर जो है वो लेबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप शॉर्ट रन में हो। ये चीज क्लियर है? ये भाई याद करते रहो, जो मैं कह रहा हूँ उसको याद करते रहो। अगर मेरे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड हैं और सिर्फ लेबर वेरिएबल है, तो ये शॉर्ट रन है। पहली चीज क्लियर? अच्छा, फिर दूसरी चीज, अगर आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, अगर आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, इसका मतलब है आप कौन से पीरियड में हो? लॉन्ग रन पीरियड में हो। क्या ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अगर आपके सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं, वेरिएबल का मतलब आप अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। आप लैंड को भी बढ़ा सकते हो, आप लेबर को भी बढ़ा सकते हो, आप कैपिटल को भी बढ़ा सकते हो। सही, आप एंटरप्राइज को भी बढ़ा सकते हो। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में ना आपके कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होते हैं। आप शॉर्ट रन में लैंड को नहीं बढ़ा सकते, आप शॉर्ट रन में मशीनरी लेके नहीं आ सकते, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट बने हुए होते हैं। अब जैसे लैंड मैंने रेंट पे लिया हुआ है, मैं एकदम से लैंड नहीं बढ़ा सकता। पहले मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा, फिर लैंड को बढ़ाऊंगा, उस जगह को छोड़ के नई जगह पे जाऊंगा। मेरी मशीनरी जो होती है ना, वो लीज पे होती है, मैंने लोन पे उठाई हुई होती है, तो वो पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उसको छोड़ के मैं नई मशीन पे जाऊंगा। तो शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं होता। लेबर का क्या है? लेबर वेजेस पे होते हैं, दिहाड़ी पे होते हैं। भाई एकदम से मैं नया लेबर लेके आ गया, तो लेबर हमेशा वेरिएबल होता है, चाहे लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो। लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हो जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखना। सही है? तो एक और चीज हमेशा याद रखना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सिर्फ लॉन्ग रन में होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक चीज हमेशा याद रखना, लॉन्ग रन का मतलब होता है लार्ज फर्म। लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लार्ज फर्म। और शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है? स्मॉल फर्म। तो एक स्मॉल फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? ये लिख लो, मैं चीजें बता रहा हूँ जो नई चीजें हैं।
इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कंडीशन क्या है? इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप अपने सारे इनपुट को बढ़ाओगे, ऑल इनपुट्स। इनपुट्स क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मुझे एक बात बताओ, क्या आप शॉर्ट रन में अपने सारे इनपुट बढ़ा सकते हो? सिंपल सा सवाल है। क्या आप शॉर्ट रन में अपने सारे इनपुट्स को बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। तो इसका मतलब है आपको शॉर्ट रन में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होगा। सही है? क्योंकि आप नोटिस करो कि दो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फुल फॉर्म में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फुल फॉर्म में और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फुल फॉर्म में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फुल फॉर्म में और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फुल फॉर्म में ये दो वर्ड आते हैं, ऑफ स्केल। ये ऑफ स्केल का मतलब क्या है? ये स्केल का मतलब क्या होता है? ये स्केल का मतलब ये है कि आप अपने सारे इनपुट को, ये लिख लो, मैं बोल रहा हूँ रोमन में लिख लो बोले। स्केल का मतलब होता है, स्केल का मतलब होता है आप अपने सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाते हो। आप अपने सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाते हो, इक्वल परसेंटेज से बढ़ाते हो। ये रूल है। सही है? शॉर्ट रन में हम सारे इनपुट्स इसलिए नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडेड होते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है। लॉन्ग रन में तो हम चेंज कर सकते हैं ना अपना। सही है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, अजम्पशन तो यही है ना। सही है? अच्छा, एक और चीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का दूसरा नाम क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का दूसरा नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का दूसरा नाम क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का दूसरा नाम क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो जहां पर ये स्केल का वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब है लॉन्ग रन। रट्टा मार लो, ये जहां पर स्केल का वर्ड आ रहा है वो लॉन्ग रन है, लार्ज फर्म की बात हो रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात हो रही है। सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? When do economies of scale take place? When all factors of production are variable. इसका मतलब है लॉन्ग रन, लार्ज फर्म। क्लियर है ये चीज? सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज सिंपली द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं ना, उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो मुझे बताओ, कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म्स क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है? कैपिटल स्पेंडिंग बाय फर्म्स क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग है? नहीं ना। फर्म खुद खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट थोड़ी खर्च कर रही है। गवर्नमेंट थोड़ी खर्च कर रही है, फर्म खर्च कर रही है ना। तो नो, नो ना, नो पूछा है तो आंसर ए होगा। आंसर ए होगा। इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग। मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट ने पैसा बोरो करा है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? अगर पैसा गवर्नमेंट ने बोरो करा है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ही करेगी। तो इसका मतलब है ये मेरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ना, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। सब्सिडीज टू बस कंपनीज फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पार्ट है। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, ये सिंपल एमसीक्यू था वो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन इज द बजट डिस्क्राइब्ड एज बैलेंस्ड? अच्छा, बजट तीन तरह के होते हैं। बजट तीन तरह के होते हैं। एक मेरा होता है बजट डेफिसिट, एक मेरा होता है बजट सरप्लस, और एक मेरा होता है बैलेंस्ड बजट। सही है? अच्छा, बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस, बैलेंस बजट। अच्छा, बजट डेफिसिट क्या होता है? जब आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जी एक्सीड करता है टैक्स रेवेन्यू को। जब आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एक्सीड करता है टैक्स रेवेन्यू को, बजट डेफिसिट ये होता है। बजट सरप्लस क्या होता है? जब आपका टैक्स का रेवेन्यू एक्सीड करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। बजट सरप्लस क्या होता है? जब आपका टैक्स का रेवेन्यू एक्सीड करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को। सही है? बैलेंस्ड बजट क्या होता है? बैलेंस बजट होता है जब आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू टैक्स का रेवेन्यू। बैलेंस बजट क्या होता है? जब आपकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इज इक्वल्स टू टैक्स रेवेन्यू। तो वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं। When direct taxes and indirect taxes are equal, this is not balanced budget. When exports and imports are equal, this is not balanced budget. When government spending and government revenue क्या होता है? Tax revenue is equal, yes, this is my balanced budget. When the demand for money and supply of money are equal, this is monetary equilibrium. ये क्या होता है? ये monetary equilibrium है। सही है? तो C is the right answer. सही है? C is the right answer.
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, a government increased revenue by increasing taxes on firms. सही है, a government increased revenue by increasing the taxes on firm. तो फर्म के ऊपर ये क्या टैक्स लगाएगा, फर्म्स के ऊपर ये क्या टैक्स लगाएगा, उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगाएगा ना, फर्म के प्रॉफिट पे टैक्स लगाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, फर्म के प्रॉफिट पे टैक्स लगाएगा ये, सही है। तो फर्म के प्रॉफिट पे जो टैक्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं। तो इनहेरिटेंस टैक्स अलग चीज है। इनहेरिटेंस का मतलब जब आप किसी की वसीयत वगैरह लेते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, ये वसीयत भी बोलते हैं, मतलब जो जमीनें वगैरह आपको मिलती हैं, इनहेरिट करते हो किसी की चीज को, उस पर टैक्स। प्रॉफिट टैक्स इज कॉर्पोरेशन टैक्स, सेल्स टैक्स इज बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स, सही है, और वैल्यू एडेड टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये फर्म पे नहीं लगता, ये फर्म पे नहीं लगता, ये सब पे लगता है, ये पूरी उस पे लगता है, फर्म पे भी लगता है और कंज्यूमर पे भी लगता है। ये सिर्फ फर्म पे नहीं लगता, क्योंकि सेल्स टैक्स आप भी देते हो, फर्म भी देता है, दोनों देते हो, सही है, सिर्फ कंज्यूमर नहीं देता, ये डिपेंड करता है आपके पीईटी के ऊपर, सही है, क्लियर है ये चीज। तो ये बेसिकली प्रॉफिट टैक्स इज द कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है। नाइनटीन, why governments are responsible for the defense of the country. What is defense? Defense is a public good. Defense is a public good, और public good में सबसे बड़ा मसला होता है फ्री राइडर प्रॉब्लम का। ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होता है कि भाई एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी इसको प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि भाई लोग जो हैं वो जेब से पैसा नहीं निकालते, वो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज नो मैकेनिज्म टू चार्ज प्राइस, देयर इज नो मैकेनिज्म टू चार्ज प्राइस, सही है, कोई प्राइस सेट नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो क्यों गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू चार्ज अ प्राइस फॉर डिफेंस, और यही वजह से एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी इसको नहीं बनाता, यही वजह से एक प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी इसको नहीं बनाता, सही है। तो ए मेरा आंसर होगा, सही है। इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल सिटीजन फॉर हैविंग एक्सेस टू वेपन्स, बिल्कुल गलत, अभी भी लोगों के पास बंदूकें हैं। ओनली गवर्नमेंट कैन मैन्युफैक्चर वेपन्स, बिल्कुल गलत, गवर्नमेंट तो प्राइवेट वालों से खरीदती है गने वगैरह। प्रोवाइडिंग डिफेंस इज वेरी एक्सपेंसिव, ये कोई रीजन नहीं होती, ये कोई रीजन नहीं होती कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है खाली, सही है। तो ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, information about job vacancies on a government website has led to a decrease in the short term unemployment. जी मिश्रा पूछो, डायरेक्ट टाइप कर दिया करो सवाल, जब तक मैं आगे बता रहा हूँ बता दूंगा। Information about job vacancies on a government website has led to a decrease in short term unemployment. What is the term for this unemployment? What is the type of unemployment? सही है, सही है। तो type of unemployment क्या है? Unmute is not possible, आप टाइप कर दो। What is the term for this type of unemployment? सही है। अच्छा, तो भाई कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है ये? अगर मैं सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, व्हाट इज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली जब आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है, सही है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन स्विचिंग जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन स्विचिंग जॉब्स, सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन स्विचिंग जॉब, जब आप एक जॉब को छोड़ते हो और दूसरी जॉब को ढूंढ रहे होते हो, तो जिस दौराने में आप अनएम्प्लॉयड होते हो ना, उसको फ्रिक्शनल बोला जाता है, सही है। आपने एक जॉब छोड़ी, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, तो उस दौराने में आप अनएम्प्लॉयड हो, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। तो अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज मिल रही है, तो इसका मतलब है मैं अपनी जॉब को छोड़ के एक बेहतर जॉब ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं अपनी जॉब को छोड़ के एक बेहतर जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो इसका मतलब है आई एम फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड। क्योंकि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब मैं दो जॉब्स के बीच में अनएम्प्लॉयड होता हूँ, एक जॉब छोड़ रहा हूँ, दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ, सही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब आपकी इंडस्ट्री में डिमांड कम हो जाए, जब आपकी इंडस्ट्री में किसी चीज की डिमांड कम हो जाए, कोई पेपर खत्म हो गया वगैरह वगैरह, सही है, या आपकी इंडस्ट्री बंद हो गई, तो स्पेसिफिक सेक्टर पे टारगेट होता है वो, स्पेसिफिक सेक्टर। लेट्स से मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ना डिमांड कम हो गई, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की डिमांड कम होगी, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, सही है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल क्या होती है? व्हेन रोबोट्स रिप्लेस ह्यूमंस, और ये भी मेरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ये भी मेरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है,
जब मशीनरी जो है वो रिप्लेस कर लेती है ह्यूमंस को, सही है। तो यहाँ पर मेरा आंसर होगा बी, ठीक है। अच्छा, द टेबल शोज फिगर्स फॉर द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। द टेबल शोज द रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री। अ क्वार्टर इज 3 मंथ्स, सिंपल सी बात है भाई, 12 महीने होते हैं तो आपके 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 3, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अच्छा, रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज अ रिसेशन? रिसेशन का मतलब डाउनटर्न, डाउनटर्न इन इकोनॉमिक साइकिल, डाउनटर्न इन इकोनॉमिक साइकिल। तो आपके मुल्क में जो है वो एग्रीगेट डिमांड गिर रही है। और रिसेशन आप डिक्लेयर कब करते हो? रिसेशन आप डिक्लेयर कब करते हो? ये भी एक सिंपल सा सवाल है। रिसेशन आप डिक्लेयर कब करते हो? व्हेन डू यू डिक्लेयर रिसेशन? जब 2 क्वार्टर तक आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरे, सिंपल सा सवाल। जब 2 क्वार्टर तक आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरे, सही है। जब 2 क्वार्टर तक आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरे उसको आप क्या बोलते हो? रिसेशन, सही है। ये चीज क्लियर है। तो आप नोटिस करो 2 क्वार्टर तक लगातार मेरी एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, 2 क्वार्टर तक लगातार मेरी एग्रीगेट डिमांड गिर रही है 3 और 4 के बीच में। तो क्वार्टर 3 एंड 4 मेरा रिसेशन है, सही है। क्वार्टर 3 और 4 मेरा रिसेशन है क्योंकि 2 क्वार्टर लगातार गिर रही है, सही है। तो एटलीस्ट 6 मंथ, इसका मतलब है एटलीस्ट 6 मंथ तक आपकी एग्रीगेट डिमांड गिरनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस? कंज्यूमर इंडेक्स किसके लिए होता है? टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको बेस ईयर चाहिए लाजमी तौर पे, आपको रिप्रेजेंटेटिव रेंज ऑफ आइटम्स भी चाहिए, क्योंकि आप जो है ना अपनी इकोनॉमी में हर गुड की प्राइस चेक नहीं कर सकते। आप एक बास्केट ऑफ गुड सेलेक्ट करते हो। आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? आप एक बास्केट ऑफ गुड की प्राइसेस का चेंज देखते हो। आप मुल्क में सारी चीजों की प्राइसेस की फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते, तो ये भी रिक्वायर्ड है। द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेज लेवल, वेज का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में वेज का कोई काम नहीं होता, तो सी इज द राइट आंसर। द वेटिंग ऑफ ईच आइटम, अच्छा द वेइंग ऑफ ईच आइटम सही है। वेइंग ऑफ ईच आइटम क्यों? क्योंकि भाई आप देखते हो कि आपकी इनकम का कितना प्रोपोर्शन कौन से गुड पे जा रहा है, इससे भी आप डिटरमाइन करते हो कि भाई कंज्यूमर पे इम्पैक्ट क्या है, सही है। तो आप ये भी देखते हो कि आपका इनकम का कितना प्रोपोर्शन एक स्पेसिफिक गुड पे जा रहा है, और इससे आप डिटरमाइन करते हो कि भाई इस गुड की कितनी इंपॉर्टेंस है अगर इसकी प्राइस चेंज हो जाए। तो इन्फ्लेशन में भी आप ये चीज को भी इनकॉर्पोरेट करते हो। तो ऑप्शन सी जो है आप इसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन 4 कंट्रीज, सही है। तो इसने मुझे रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। कंट्री डब्ल्यू, कंट्री एक्स, कंट्री वाई एंड कंट्री जेड। व्हाट मे बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? भाई इस इंफॉर्मेशन से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो वन बाय वन देख लेते हैं। कंट्रीज विद हायर इन्फ्लेशन हैव हायर इंटरेस्ट रेट, क्या ये सच है? नोटिस करो, इस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है, सही है। इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है तो इंटरेस्ट रेट भी इसका नॉर्मल कम है, और इसका भी इन्फ्लेशन कम है तो इसका भी इंटरेस्ट रेट कम है, सही है। तो ये जो है वो मेरा आंसर पॉसिबली हो सकता है, ये मेरा आंसर पॉसिबली हो सकता है। मैं इस पे आऊंगा वापस। कंट्रीज विद हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ हैव लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, कह रहा है कि जिन कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट हायर है उन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट लो है। आप नोटिस करो कंट्री एक्स में इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा है और वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। कंट्री डब्ल्यू में इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा है और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है मेरी ऑप्शन बी की स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, कम नहीं है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है ना, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ये लॉजिकल है, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो कंजम्पशन कम होती है और सेविंग ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड गिरता है, और एग्रीगेट डिमांड गिरता है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। द कंट्री विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये सच है? अब ये खुद देख के मुझे डिटरमाइन करके बताओ, थोड़ी अपनी स्किल बढ़ाओ, टेबल रीड करना आनी चाहिए। ये ऑप्शन सी मुझे बताओ क्या बोल रहा है। द कंट्री विद द लोएस्ट इन्फ्लेशन हैड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, क्या ये सच है? हाँ, यस या नो में बता देना। नो, नहीं है सच। लोएस्ट इन्फ्लेशन इसका है, और क्या इसका अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है? बिल्कुल गलत, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट तो ये है, सही है। तो नो। द कंट्री विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन, ये भी देख के बताओ मुझे क्या ये सच है। द कंट्री विद द लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन, क्या ये सच है? लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इसका है और इसकी इन्फ्लेशन कितनी है? 2.1, ऐसा तो नहीं है। मेरी लोएस्ट इन्फ्लेशन तो ये है, सही है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है मेरा, बिल्कुल।
समझ आया? पक्की बात है। अच्छा, ड्यू टू वॉर सम पीपल आर लिविंग इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? व्हेन यू कैन नॉट अफोर्ड बेसिक आइटम्स। जब आप खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है। जब आप खाने पीने की चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी इनकम इतनी कम है कि आप एक प्रॉपर बेसिक, ये देखिए ये ऑप्शन है, रिसीविंग इनसफिशिएंट फूड फॉर बेसिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द मेन इंडिकेटर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सबसे मेन इंडिकेटर ये होता है कि आपके पास खाने के भी पैसे नहीं है। सही है, खाने के भी पैसे नहीं है। सही है। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? चलो ये भी बता दो, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? ये लिख लो अपने पास। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जब आप खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? कि दूसरों के मुकाबले में, जिस तरह इंफीरियर गुड नहीं होता, इंफीरियर गुड, जब हम इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड को कंपेयर करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर आप अमीर और गरीब को कंपेयर करते हो। दूसरों के मुकाबले में मैं थोड़ा कम हूँ, इसका मतलब ये होता है रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब कि दूसरों के मुकाबले में मेरे पास जो है वो खाने पीने की चीजें कम है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में नहीं हूँ मैं, रिलेटिव पॉवर्टी है। दूसरों के कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या है? कि बंदा गरीब है। इसका मतलब क्या है? दूसरों के मुकाबले में गरीब है, तो फर्क है। सही है, रिलेटिव के वर्ड से जाहिर हो रहा है साफ साफ। सही है। Which country would be classified as the most developed based on the data in the table? Which country would be classified as the most developed based on the data in the table? तो इस डेटा से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इस डेटा से आप कोई चीज कैलकुलेट कर सकते हो? क्या इस डेटा से किसी चीज को कैलकुलेट करना पॉसिबल है? इसने मुझे पॉपुलेशन दिया हुआ और जीडीपी दिया हुआ है, तो क्या जीडीपी पर हेड निकाल सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक हेड पर हेड निकाल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर हेड निकाल सकते हो? जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो मुझे एक एक करके बता दो क्या है। सबसे पहले का बताओ, कंट्री ए का क्या है? कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर निकालो। पहले का क्या है? 200। दूसरे का क्या है? 350। तीसरे का मुझे 300 लग रहा है तीसरे का। यस। अच्छा, लास्ट 100 काट दो, 150। तो किसका है? जिसका जीडीपी पर हेड हाईएस्ट होगा, जिसका जीडीपी पर हेड हाईएस्ट होगा वो मोस्ट डेवलप्ड है। खत्म। जिसका जीडीपी पर हेड हाईएस्ट होगा वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसके पास लोगों की, जीडीपी पर हेड का मतलब क्या होता है? इनकम पर हेड। जीडीपी पर हेड का मतलब है इनकम पर हेड। तो जिस मुल्क में लोगों के पास इनकम ज्यादा है वो मोस्ट डेवलप्ड है इस डेटा के हिसाब से। सही है, जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26। Which changes usually result when a country develops and is able to provide free healthcare and give good living conditions? अच्छा, जब एक कंट्री डेवलप्ड होती है, सही है, यस इब्राहिम, जब एक कंट्री डेवलप्ड होती है तो उसमें क्या होता है? उस कंट्री में बर्थ रेट कम होता है। सही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में बर्थ रेट ज्यादा होता है। तो अगर मैं डेवलपिंग से डेवलप्ड पे जा रहा हूं तो क्या मेरा बर्थ रेट कम होना चाहिए? बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट कम होगा। डेथ रेट क्यों कम होगा? क्योंकि फ्री हेल्थ केयर मिल रहा है, गुड लिविंग कंडीशंस मिलनी है, तो लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, सैनिटेशन अच्छी मिल रही है, तो डेथ रेट कम होगी। और एक डेवलप्ड कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी पॉपुलेशन है, और एक हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो रोज काम पे आती है, छुट्टियां नहीं करती। सही है। पाकिस्तान में तो आए दिन कोई बीमार हो जाता है और एक हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी हो ही जाती है। बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं होता, 6 के 6 दिन लोग काम करते हैं। सही है, हफ्ते को भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा? एक डेवलप कंट्री में बर्थ रेट सबसे लोएस्ट, डेथ रेट भी सबसे लोएस्ट, और लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट। तो फॉल एंड राइज। तो क्या आंसर बन रहा है मेरा? ए आंसर बन रहा है। सही है। 27। विच प्रोटेक्शनिस्ट, अच्छा प्रोटेक्शनिज्म का सवाल है ये। विच प्रोटेक्शनिस्ट मेजर वुड मोस्ट सूटेबल फॉर अ गवर्नमेंट टू यूज टू सपोर्ट द ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? मुझे किसी तरह अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यू को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू को। अच्छा, अगर मैं एम्बार्गो करूंगा तो एम्बार्गो से मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, पर इससे मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा मुझे नहीं पता। कोटा से मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, पर मेरे एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा मुझे नहीं पता।
सब्सिडी से मेरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है वो सब्सिडी से अपनी गुड्स की प्राइसेस को कम कर दोगे, जिससे आपकी गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सब्सिडी जो है आप इंपोर्ट को रोकने के लिए नहीं देते, सब्सिडी आप इसलिए देते हो ताकि आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाए। दो तरीके होते हैं ना भाई, या तो इंपोर्ट को कम करो या तो एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। तो सब्सिडी के थ्रू आप एक्सपोर्ट को बढ़ाते हो, जिससे आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बूस्ट होती है। टैरिफ से भी आपका इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होता है, तो इससे मेरी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बूस्ट नहीं हो रही। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, देयर हैज बीन एन एप्रिसिएशन। अच्छा, एप्रिसिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। एप्रिसिएशन क्या होता है? राइज इन द करेंसी ना, एक करेंसी बढ़ती है कंट्री की। तो जब भी एक करेंसी एप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या होती हैं? बढ़ती हैं, और इंपोर्ट प्राइसेस क्या होती हैं? गिरती हैं। तो एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ेंगी तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो क्या होगा? गिरेगा। इंपोर्ट प्राइसेस गिरेंगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर क्या होगा? बढ़ेगा। सही है। इससे मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, तो इससे मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? डेफिसिट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन क्या है? C + I + G + X - M। अगर मेरा X - M गिर रहा है तो मेरा एग्रीगेट डिमांड भी गिरेगा। तो अगर मेरा BOT डेफिसिट है, इसका मतलब है आपका X - M जो है वो गिर रहा है, तो इसका मतलब है आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? गिरेगा। सही है, सिंपल, पूरी नॉलेज दे दी मैंने। अच्छा, अब बताओ इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे? एप्रिसिएशन के बाद रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे? सस्ते हो जाएंगे ना, चीपर। रॉ मटेरियल विल बी चीपर, इंपोर्टेड ना, तो प्राइस ऑफ इंपोर्ट कम हो जाएगी और हमारे एक्सपोर्टेड गुड क्या हो जाएंगे? महंगे। हमारे प्रोडक्ट बाहर वालों को महंगा लगेगा, तो हमारा प्रोडक्ट जब बाहर वालों को महंगा लगेगा तो मोर एक्सपेंसिव। तो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंक्रीज स्पेशलाइजेशन बाय अ कंट्री? अब ये कंट्री स्पेशलाइज कर रही है। कंट्री स्पेशलाइज कैसे करती है? कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू। कंट्री स्पेशलाइज कैसे करती है? कंट्री की स्पेशलाइजेशन याद है? कंट्री की स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। जब आप एक गुड में स्पेशलाइज करते हो और बाकी गुड को इंपोर्ट करते हो, जब आप एक गुड को स्पेशलाइज करते हो और बाकी गुड को इंपोर्ट करते हो, तो डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट बिकम्स मोर रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स। क्योंकि आप जो है वो जिस चीज में स्पेशलाइज होते हो उसको एक्सपोर्ट करते हो, और जिस चीज में स्पेशलाइज नहीं होते उसको इंपोर्ट करते हो। इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको इंपोर्ट फिर बाहर से करने पड़ते हैं। इट रिड्यूसेस द पोटेंशियल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल गलत। कंपैरेटिव एडवांटेज से तो इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। इट रिजल्ट्स इन एक्सेस ग्रेटर वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स। इट डजंट, ये तो एडवांटेज है, दिस इज एन एडवांटेज। इट रिजल्ट्स इन लोअर कॉस्ट फॉर होम प्रोड्यूस गुड्स। एडवांटेज, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज है, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा। तो ए इज द राइट आंसर, जो कि डिसएडवांटेज है। तो ए इज अ डिसएडवांटेज। सही है। लास्ट क्वेश्चन, द टेबल शोज द कंपोनेंट्स ऑफ जापान्स करंट अकाउंट। अच्छा, तो करंट अकाउंट पहले रिवाइज कर लेते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट की जहां तक बात है तो करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? ट्रेड इन गुड्स। थोड़ा एक रफ रिवीजन दे रहा हूं। ट्रेड इन सर्विसेज। दूसरा हमारा होता है नेट इनकम्स। और लास्ट हमारा क्या होता है? नेट ट्रांसफर्स। सही है। अच्छा, ट्रेड इन गुड्स क्या होता है? विजिबल ट्रेड। सही है। ट्रेड इन गुड्स क्या होता है? विजिबल ट्रेड। एग्जाम्पल क्या है? लेट्स से कार्स। सही है। और ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है? इनविजिबल ट्रेड। एग्जाम्पल क्या हो गई? टूरिज्म। नेट इनकम्स क्या होती हैं? डिविडेंड्स हो गए, इनकम्स हो गई। सही। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, आपने कहीं बैंक में पैसा डाला हुआ है तो इंटरेस्ट मिल रहा है। नेट ट्रांसफर क्या होता है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। सही है। यहाँ पर नॉर्मली आपका आता है एड्स आ गया, बाहर कंट्री ने आपको पैसा दे दिया, मतलब भीख दे दी, एक तरह से भीख होती है, गिफ्ट। सही है। अच्छा, एक और मैं आपको नई चीज बता रहा हूँ, ये अब आपको लिखनी पड़ेगी अपने पास अगर नहीं पता। नेट इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी इनकम। ये लिख लो अपने पास। नेट इनकम का दूसरा नाम क्या होता है? प्राइमरी इनकम। और नेट ट्रांसफर्स का दूसरा नाम क्या होता है? सेकेंडरी इनकम। सही है। नेट इनकम इज प्राइमरी इनकम एंड नेट ट्रांसफर्स इज
सेकेंडरी इनकम, सही है। अच्छा, तो ये प्राइमरी इनकम का मतलब क्या है? नेट इनकम। और ये सेकेंडरी इनकम का मतलब क्या है? नेट ट्रांसफर्स, सही है। विच बैलेंस इंप्रूव, हाँ भाई कौन सा बैलेंस इंप्रूव हुआ है? अगर आप नोटिस करो तो बैलेंस इन गुड्स और मेरा वर्सन हो गया है, नेगेटिव बढ़ गया है, तो इसका मतलब है और वर्सन हो गया है। इसका भी नेगेटिव बढ़ गया है तो और वर्सन हो गया है। इसका भी मेरा गिर रहा है, पॉजिटिव गिर रहा है, तो इसका मतलब है वर्सन। इसका आप नोटिस करो नेगेटिव कम हो रहा है, इसका नेगेटिव कम हो रहा है, इसका जो नेगेटिव है वो कम हो रहा है। नेगेटिव कम होने का मतलब क्या है? कि बढ़ रहा है, वो बढ़ने लगा है, अब वो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो कौन सा बैलेंस इंप्रूव हुआ है? सेकेंडरी इनकम का बैलेंस इंप्रूव हुआ है, सही है। सेकेंडरी बैलेंस का सेकेंडरी बैलेंस जो है वो इंप्रूव हुआ है। क्लियर?